हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। आज हम मैथमेटिक्स का क्लास 9 का जो चैप्टर 4 है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक है उसके सॉल्यूशन के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट करिए। मैंने 3 चैप्टर्स का ऑलरेडी सॉल्यूशन डाला हुआ है और आज हम चैप्टर 4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि रिलेटेड है यूक्लिड्स की एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स से। तो सबसे पहले मैं मैथमेटिशियंस के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। जो सबसे पहले हम इंडियन मैथमेटिशियन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इंडियन मैथमेटिशियंस का जो नॉलेज था वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, बट वो मोर अर्लियर रिसर्चेस थी देन द फॉरेन मैथमेटिशियंस। ओके, तो चलिए, बोधियाना का नाम आपने सुना होगा। इट ही वाज द एनिशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन। वो एक ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 800 बीसी में ये ऑर्गेनाइज किया था ज्योमेट्री को। और उनका एक बड़ा ही पॉपुलर उस समय एक सूत्र जिसे बोलते हैं वो था सुलभ सूत्र। देखिए, सुलभ क्या होता है, यहाँ पर सुलभ होता है एज अ रोप। तो उन्होंने रोप की हेल्प से सारे जो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, सर्कल्स हैं, जो शेप्स उन्होंने ड्रॉ करी थी, वो रोप की हेल्प से उन्होंने सारे सूत्र बताए थे। तो सूत्र का मतलब रूल्स ही होता है फ्रेंड्स। कंटेनिंग अर्ली ज्योमेट्रिक कंसेप्ट प्रोवाइड फंडामेंटल वर्जन ऑफ द पाइथागोरियन थ्योरम फॉर स्क्वायर सर्कल्स एंड रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अलर्ट्स। तो इस तरह के सारी ज्योमेट्रिक बेस्ड जो डायग्राम थे, बोधियाना ने भी हमें इंट्रोड्यूस किया था। तो ये तो इंडियन मैथमेटिशियन के बारे में बात हो गई। अब हम आते हैं अगले मैथमेटिशियन, जो कि थे यूक्लिड मैथमेटिशियन। तो यूक्लिड मैथमेटिशियन वाज, इन्होंने रिसर्च किया 300 बीसी में, ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो ये ज्यादा पॉपुलर हुए। हिज फेमस वर्क था द एलिमेंट्स एंड सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज ज्योमेट्री एंड नंबर थ्योरी। उन्होंने नंबर थ्योरी को और जो उन्होंने ज्योमेट्री तो उन ज्योमेट्री से बेस्ड जो भी एक्सियोम्स पोस्टुलेट्स थे उनको अच्छे से सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया और इंट्रोड्यूस किया लोगों को प्रूफ के। इट एस्टेब्लिश्ड द axiomatic math and remain one of the most influential mathematician text in हिस्ट्री। तो उनका एक अनोखा योगदान रहा है मैथमेटिशियंस का मैथ के बारे में। तो चलिए, उन्होंने अब क्योंकि चैप्टर हमारा यूक्लिड से रिलेटेड है, तो यूक्लिड के जो गिवन पोस्टुलेट्स एक्सियोम्स हैं, उससे पहले उन्होंने कुछ डेफिनेशंस भी दी हैं। तो पहले हम डेफिनेशंस स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सियोम्स को रीड करेंगे, उसके बाद हम पोस्टुलेट्स को। देखिए, चैप्टर 4 का जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर हमने समझ लिया तो चैप्टर 4 में कुछ भी इतनी कोई फॉर्मूलाज ज्यादा हमें यूज नहीं करने हैं, ना कोई ज्यादा कैलकुलेशंस है। तो ये सिर्फ लाइंस पर ही डिपेंड है, यानी एक्सियोम्स पर, रूल्स पर ही डिपेंड है। तो चलिए, हम पहले डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं यूक्लिड की। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो यूक्लिड ने इंट्रोड्यूस करी थी, उसमें से कुछ डेफिनेशंस हमारे पास हैं जो कि हमारे सिलेबस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, तो उनको हम रीड करेंगे। सबसे पहले जो डेफिनेशन हमें गिवन है उसमें हमें बताया गया है कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। जैसे ये पॉइंट है, उन्होंने पहले तो नहीं पता था, बाद में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि जो पॉइंट है इसका कोई पार्ट नहीं है, मतलब ना इसकी लेंथ है, ना इसकी हाइट है, ना इसकी ब्रीथ है, ये अपने आप में एक डॉट है। ठीक है, ये डॉट सारे क्या है, पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है अ लाइन इज ब्रेडलेस लेंथ। जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये हमने लाइन ड्रॉ किया, तो उस यूक्लिड का कहना है कि इसकी लेंथ तो है, बट इसकी कोई ब्रेड्थ नहीं है। ठीक है, ये कितनी मोटी है ये नहीं है, लाइन की जो है चौड़ाई नहीं है, ओनली लेंथ है। द एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। थर्ड डेफिनेशंस में बताया है द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। जैसे कि किसी भी लाइन, लाइन देखो हमारी कैसे होती है, लाइन हमारी ऐसे होती है जो टू टू एंड्स पर एक्सटेंड हो सकती है। देखो, ये टू एंड पर एक्सटेंड हो सकती है, ये लाइन होती है। लेकिन अगर किसी लाइन में हमें यहाँ डॉट मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, लाइन सेगमेंट बन जाता है। इसे हम आगे लिख सकते हैं कि द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स एज डिफाइन एज लाइन सेगमेंट। और जैसे एक रे होती है तो उसमें एक डॉट पर अगर हम एक एंड पॉइंट कर देते हैं तो कौन सा अदर पॉइंट, जो अदर पॉइंट एरो वाला है वो एक्सटेंड आगे किया जा सकता है। तो द एंड्स ऑफ ए लाइन
आर पॉइंट्स। जब लाइन का एंड होगा तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, पॉइंट्स लगाएंगे, और वहीं पर वो लाइन क्या है, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। नंबर 4 पे हमें बताया गया है डेफिनेशंस में, अ स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। जैसे इवनली यानी बराबर अगर डॉट्स दिए गए हैं उस पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर। नंबर 5, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। जैसे हमारे पास एक नोटबुक है या बुक है, तो उसकी शेप क्या है, रेक्टेंगल शेप है। अरे ये क्या बन गया, इसे हम अवॉइड करेंगे। देखिए, ये हमारे पास एक बुक है, तो इसकी क्या होगी, लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी। ये इस शेप में भी हो सकती है और ये ऐसे भी हो सकती है ना। तो इसकी कोई ना कोई लेंथ और कोई ना कोई इसकी ब्रेड्थ जरूर हमें मिलेगी। ये इस डेफिनेशन में 5th में हमें बताया गया है। नंबर 6, द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। अब देखिए, अगर आपके पास एक नोटबुक है तो उसमें क्या होगा, नोटबुक में हम जब उसको ऐसे शो करते हैं, जैसे मेरे पास ये मैथ एलिमेंट्स की बुक ही है, तो ठीक है, इसका ये सरफेस है, इसके सरफेस पर जो ये चारों तरफ है लाइंस बनी हुई है, तो लाइन से ही तो सरफेस बना है। ठीक है, तो ये हमारा बताता है 6th डेफिनेशन में, द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन। किसी भी सरफेस के किनारों पर लाइंस बनी होती है। तो 6 में हमें ये बताया गया है कि एंड ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। अब 7th डेफिनेशन, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। जैसे कि हमारी ये बुक है, ठीक है, तो ये बुक में जो चार, ये जो सरफेस है इसके एंड में क्या इवनली क्या बनी हुई है, ये चार हमारी क्या बनी हुई है, लाइंस बनी हुई है। तो स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ही तो ये सरफेस बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमारी डेफिनेशंस हो गई यूक्लिड की, जो हमने समझ ली है। तो इन डेफिनेशंस को आज तक भी अनडिफाइन ही माना गया है, मैथमेटिशियन ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो चलिए, अब हम क्या कर सकते हैं, आगे हम एक्सियोम्स पे आते हैं और उनका स्टडी करते हैं। तो चलिए, अब हम आ गए हैं एक्सियोम्स पर। तो एक्सियोम्स में, एक्सियोम्स क्या होते हैं एक्चुअली, पहले हम उन्हें समझ लेते हैं। द बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ। बिना किसी प्रूफ के अगर हम उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो डेफिनेशन होती है एक्सियोम्स की। तो यूक्लिड्स के भी कुछ ऐसे ही बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो कि एज ए ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह यूज किए जाते हैं। तो एक्सियोम्स में हम ज्योमेट्री बेस नहीं पढ़ते हैं, इसमें हम सिंगल बेसिक रूल जो होते हैं मैथ्स के उनको डिफाइन करेंगे। तो पहला एक्सियोम्स जो है वो है, थिंग्स आर इक्वल टू द समथिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मान लो ए इज इक्वल टू बी, देन इसमें हमें बताया गया है बी इज इक्वल टू सी। तो इस केस में क्या होगा, ए इज इक्वल टू सी। कैसे, मान लो कि जो ए है हमारा उसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास है 30। ठीक है, तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 30, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब अगर बी 30 है तो सी भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो एक्चुअल में तो ए और सी भी दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। सेकंड में हमें बताया है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द वोल्स आर इक्वल। अगर हम इक्वल पार्ट में, ये हम सेकंड को डिफाइन कर रहे हैं, अगर दो चीजें हैं हमारे पास दोनों इक्वल है, मान लो इधर हमारे पास 6 है और इधर भी 6 है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल्स। तो अगर हम इनमें इक्वल नंबर ऐड करते हैं, मान लो हमने यहाँ 3 ऐड कर दिया और इधर भी हमने 3 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो थर्ड पे आते हैं, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्ट। अब ये देखो कुछ भी नहीं है इसमें, अब सब्ट्रैक्ट दे दिया है, पहले हमें प्लस दिया था, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो थर्ड एक्सियोम्स में हमें बताया है, द इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। दो नंबर हमारे पास हैं और दो इक्वल है हमारे पास, अगर हम इन इसमें से इक्वल नंबर माइनस करते हैं तो ये दोनों का जो रिमाइंडर बचेगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नंबर 4 को डिफाइन करते हैं, थिंग्स विच आर को इनसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई थिंग्स है और वो को इनसाइड है, यानी अगर हम कोई शेप लेते हैं या कोई, हम ऐसे देखो, मान लो ये एक सर्कल है,
इसके ऊपर हमने कोइंसाइड बना दिया, इसी के ऊपर इतना ही उसका रेडियस का हमने एक और सर्कल बना दिया, इसको ओवरलैप कर लिया, ठीक है। या हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस लाइन सेगमेंट को ओवरलैप करते हुए हमने एक दूसरी लाइन को लगा दिया इसी के ऊपर, तो इसने इसको क्या कर लिया, कवर कर लिया, तो ये सेम इतनी ही लेंथ की है, ठीक है। तो ये क्या है, कोइंसाइड है। कोइंसाइड इसने एक्चुअली बोला है तो उसने कहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल ही तो हो गई ना, अगर इसके ऊपर जितनी ये लाइन थी इतनी ही लाइन हमने दूसरी लगाई तो ऑब्वियसली इक्वल है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने फिफ्थ रूल पर। तो फिफ्थ रूल में हमें क्या बताया है, द वोल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो देखिए मान लो हमारे पास ये एक पिज्जा है और उसके हमने पार्ट कर दिए, ये एक पार्ट हमने निकाल दिया यहाँ पर, तो ये जो पार्ट हमारा बनेगा, ये इस पूरे से क्या होगा, ऑब्वियसली छोटा होगा, और ये जो वॉल वाला पार्ट है, जो पूरे वाला पार्ट है, वो क्या होगा, इससे बड़ा होगा, इसके पार्ट से, ठीक है। तो यही हमें इसमें बताया गया है। मान लो एक और एग्जांपल दे देते हैं, एक लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और इसका हमने ये पार्ट कट कर लिया, ये वाला, और ये पार्ट आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो ये जो बाकी की 8 सेंटीमीटर थी, उसमें से 2 सेंटीमीटर कट किया है, तो 8 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो वॉल पार्ट जो है, जो बड़ा पार्ट है, जो या जो मेन पार्ट है, जो वो हमेशा उसके पार्ट से क्या होगा, बड़ा होगा, जो पार्ट उसमें से निकाला गया है उससे बड़ा होगा। ये फिफ्थ एक्सियोम्स हो गई। चलिए अब आते हम सिक्स्थ एक्सियोम पर। सिक्स्थ एक्सियोम में हमें बताया गया है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर मान लो हमारे पास दो नंबर्स हैं, इधर है हमारे पास 7 और इधर भी है 7, ठीक है। अब हम उनका डबल कर देते हैं। डबल का मतलब ही ये होता है मल्टीप्लाई बाय 2। हमने इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो थिंग्स हमें इक्वल रिसीव होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो यही हमें इस एक्सियोम्स में बताया गया है कि डबल करने पर दोनों तरफ डबल कर देंगे तो नंबर क्या या कुछ भी जो है वो हमें थिंग जो है वो सेम मिलेगी। मान लो आपके पास 2 पेंसिल है या आपके पास 4 पेंसिल है, ठीक है। अब उनका डबल कर दीजिए, और आपके फ्रेंड के पास भी 4 पेंसिल है, आपने डबल कर दिया पेंसिल्स का, और आपके फ्रेंड की भी डबल कर दी, तो उसके पास 4 थी, आपके पास 4 थी, तो अब डबल करने के बाद आपके पास भी 8 आ जाएंगी, उसके पास भी 8 आ जाएंगी। चलिए लास्ट हमें बताया थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर हाफ कर दिया है उनका तो भी वो इक्वल हो जाएंगी, सिंपल है। अगर मान लो 10 पेंसिल आपके पास है, 10 नंबर ऑफ थिंग्स आपके फ्रेंड के पास है सॉरी फ्रेंड्स, तो हम उसका हाफ कर देते हैं। अब देखिए हाफ में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें डिवाइड बाय 2 करना है, तो जब हमने उनका हाफ कर दिया तो क्या आएगा नंबर, 5 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से ये एक्सियोम्स में हमें बताया गया है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हुए अब हम लेते हैं इस यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड। तो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स आर द बेसिक अजम्पशंस ऑन विच ज्योमेट्री बेस। ये बेसिकली ज्योमेट्री पर बेस है, ऐसे अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं। पहला हमें बताया स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। जैसे हमें एक पॉइंट से, ये तो हमने एग्जांपल के थ्रू ये देख लिया कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और दोनों को मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन लगती है। इसे हम एक और भी, मान लो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इधर कुछ पॉइंट्स हैं। अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मीट करते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मीट करते हैं, और इस तरह से दूसरे पॉइंट तक हम जाते हैं, एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक हम जाते हैं, तो वो लाइन क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ओके। सेकंड is saying a finite straight line can be produced continuously in a straight line. A finite straight line can be produced continuously in a straight line. या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। बुक में एक्चुअली सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, पर बात मीनिंग दोनों का सेम ही है कि जैसे एक लाइन हमें लाइन सेगमेंट फाइनाइट स्ट्रेट या फिर टर्मिनेट, जो इस तरह से लाइन बनी हुई होती है, एग्जांपल में भी दिखाया है, तो एरो की तरफ हम इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हमें लाइन का रूल पता भी है, काफी सिंपल रूल है ये। तो चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट्स में हमें बताया गया है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एनी रेडियस। हम सर्कल को किसी भी रेडियस के अकॉर्डिंग इतना सर्कल भी बना सकते हैं, इतना सर्कल भी इस रेडियस के अकॉर्डिंग और इस सेंटर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं,
इससे बड़ा भी हम बना सकते हैं, तो जितना रेडियस हम लेंगे उतना सर्कल हमारा बन जाएगा। तो किसी भी सेंटर पे और किसी भी रेडियस के अकॉर्डिंग हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आते हैं फोर्थ पर, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, चाहे ऐसे बना हो चाहे ऐसे बना हो, वो राइट एंगल ही होगा, या फिर वो इस तरह से बना हो, ठीक है, या फिर वो ऐसे बना हो, ये सारे अगर राइट एंगल हैं तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। दीज आर 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भी हमें पोस्टुलेट में बताया गया है। नंबर फिफ्थ वाला जो कि काफी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, उसको हमें अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसलिए जरूरी है क्योंकि इफ इसमें बताया, इफ ए स्ट्रेट लाइन falling on two straight line make the interior angles of the same side less than two right angles then the two straight lines if produce indefinitely meet on the side on which the angle। चलिए एक काम करते हैं, इसको वन वर्ड टू वर्ड हम ड्रॉ करते जाते हैं हैंड टू हैंड। जैसे इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, हमारे पास यहाँ पर टू स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब उस पर एक लाइन फॉलिंग है तो हमें पता है ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है। अब वो उसने बताया है कि यहाँ तक हो गया। अब देखिए मेक द इंटीरियर एंगल, अब इसमें कुछ इंटीरियर एंगल बनेंगे, 1 2 3 4, तो इंटीरियर एंगल भी हमने बना दिया। आगे वो कहता है कि इंटीरियर एंगल्स जो है सेम साइड लेस देन टू राइट एंगल्स, सेम साइड लेस देन टू राइट एंगल्स देन द टू स्ट्रेट लाइंस। तो इसमें देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। एंगल 1 और एंगल 4 इसका एडिशन जो है, इसमें अभी हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। टू स्ट्रेट एंगल उसने कहा है कि टू राइट एंगल, यानी 90 प्लस में 90 हम लेंगे। टू राइट एंगल 90 प्लस 90, तो 90 प्लस में 90। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी तरफ हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 3, और इधर भी हम लिखेंगे 90 प्लस में 90 लेस देन द टू स्ट्रेट एंगल्स। स्ट्रेट एंगल्स, अब देखिए जो एंगल 1 प्लस एंगल 4 है, तो इसमें जो इसकी तरफ झुकी हुई लाइंस है, तो एक तरफ तो देखिए खुली हुई लाइंस है और एक तरफ इसकी झुकी हुई लाइंस है। तो जो झुकी हुई लाइंस है उनका जो एडिशन होगा इंटीरियर एंगल्स का, ये झुकी हुई लाइन है, इन इंटीरियर एंगल्स का जो एडिशन होगा वो लेस देन टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल से कम होगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 4 लेस देन 180 होगा, ठीक है। अब आगे वो कहता है कि अगर मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द एंगल्स आर लेस देन टू राइट एंगल्स, अब ये साइड जो हमारी है ये क्या होगी, 180 से, दोनों का एडिशन 180 से कम आएगा। तो इस लाइन को जब हम एक्सटेंड करेंगे इधर, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या मीट करेंगी। जो साइड झुकी हुई होगी उसके जो एंगल्स इंटीरियर सॉरी इंटीरियर एंगल है उनका एडिशन 180 से कम आएगा, ठीक है। तो 180 से कम आएगा, तो अगर हम ये लाइंस को आगे बढ़ाते हैं तो ये लाइंस आगे जाकर कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और अगर हम इन लाइनों को आगे बढ़ाते हैं तो ऐसे ये बढ़ती रहेंगी और ज्यादा फैलती रहेंगी। तो फिफ्थ में हमें ये बताया है, काफी सिंपल है। एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, ड्रॉ कर लेते हो, तो आप इजीली इसे समझ सकते हो। एक बार फिर से आप इसे देख लेना। तो इस तरह से सारे एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स, डेफिनेशंस जो हमारे चैप्टर में यूज होने वाली हैं वो मैंने आपको समझाई है। कैसी लगी वीडियो जरूर लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस के सोल्व के लिए, सॉल्यूशन के लिए, एक्सरसाइज सॉल्यूशन के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।